आजकल जो भी लोग, जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग डायलिसिस पे हैं, उसमें 50% लोग वही हैं जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। अभी सीजन आ रहा है जून जुलाई का, देखिए बहुत से मलेरिया के केसेस आते हैं हम लोग में, उसमें भी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। और एक जब हम लोग बायोप्सी करते हैं किडनी के, तो एक एंटिटी मिलती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS कहते हैं उसको। तो उसमें एक टाइप की स्पेसिफिक इंजरी होती है जो मिलती है बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, और खासतौर से वो देखने में मिलता है उन लोग में जो नॉर्मल आदमी तो कितना भी ज्यादा ले लेगा अगर डाइट से ले रहा है तो जनरली जो एडेड प्रोटीन है, सप्लीमेंट्री प्रोटीन के फॉर्म में कि पूरा 10 चम्मच सुबह 10 चम्मच की जल्दी बॉडी बन जाए जो है, तो इस तरह केसेस में अक्सर हम लोग को केस देखने को मिलते हैं कि किडनी डैमेज, और वो किडनी डैमेज रिवर्सिबल होती है, यानी कि आपने प्रोटीन बंद कर दिया और किडनी ठीक हो जाएगी। किडनी में डैमेज हुआ तो दैट विल परसिस्ट फॉर द लाइफ। प्रेमानंद महाराज जी का जी, तो वो बोलते हैं कि 18 से 20 साल हो गया उनकी दोनों किडनी डैमेज है। जी, जी। तो ऐसा क्या है कि ये मिरेकल है साइंस के लिए? नहीं, मिरेकल नहीं, हमारे पास भी पेशेंट है जो 16 साल 18 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, पर ये रेयर है, मिरेकल नहीं है बट रेयर है। इंडिया में इतना लॉन्ग सर्वाइवल होना के लिए क्वालिटी ऑफ डायलिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर डेफिनेटली अब गुरु जी हैं, उनकी सेवा तो डेफिनेटली हाई लेवल पे होती ही कई होगी। बार हम लोग चेहरे में सूजन रहती है। मुझे थोड़ा आश्चर्य ये जरूर होता है कि मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट अगर उनको डील करता तो शायद थोड़ी लुक उनकी और अच्छी कर देता मैं। और जो एक वर्ड आपने यूज किया कि दोनों किडनी खराब है, देखिए डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों किडनी खराब है। क्यों? ये भी लोग कम समझते हैं। एक भी किडनी आपकी है और वो ठीक है तो आपको डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट में भी तो हम लोग एक ही किडनी लगाते हैं, तो देने वाला भी एक किडनी पे रहता है और लेने वाला भी एक किडनी पे रहता है, तो ये किडनी पे भी आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारत में हर 5 में से एक मरीज किडनी की समस्या से जूझ रहा है, यानी लगभग 20% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, उन्हें यह तब पता चलता है जब कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। आखिर किडनी की इतनी समस्या लोगों में क्यों है? किडनी की इन्हीं समस्याओं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट फर्क क्या है? आखिर दोनों ही किडनी का इलाज करते हैं, तो ये लोगों में कंफ्यूजन बहुत है। जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है समझने के लिए। नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी डील एक ही सिस्टम से करते हैं, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम से करते हैं। चूंकि मेडिकल साइंस में 2 ब्रांच शुरू से ही डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है मेडिकल, जो कि जनरली कंसल्टेंट होते हैं, फिजिशियन होते हैं, मेडिसिन लिखते हैं। दूसरा पार्ट होता है सर्जिकल। अच्छा, ठीक है, जो सर्जरी, तो MBBS के बाद से डिवाइड हो जाता है। जो MD करता है वो फिजिशियन बन जाता है, जो MS करता है वो सर्जन बन जाता है। तो वो फिर जब सुपर स्पेशलाइजेशन में जाता है MD करने के बाद, तो अगर हमें किडनी में स्पेशलाइज होना है तो हम DM करते हैं, DM नेफ्रोलॉजी। और जब एक सर्जन को किडनी में स्पेशलाइज होना होता है तो वो MCH करता है, MCH यूरोलॉजी कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि हम लोग मेडिकल पार्ट को डील करते हैं, वो लोग सर्जिकल पार्ट को, क्योंकि एक आदमी ये दोनों नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत ही बिग साइंस का वो एरिया है। तो इसलिए उसके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम डील करनी है तो वो हम लोग देखते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो यूरोलॉजिस्ट देखता है। अच्छा जी सर, जैसे किसी की किडनी का खराब हो रही है, उसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं? कौन कौन सी जांच होकर आए? जी, नॉर्मली पहली कंडीशन ये आती है यार हमें पता ही नहीं चल पाता है। पता ही नहीं चल पाता है। जी, ऐसा है, देखिए किडनी की जो परेशानियां हैं ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने का एक रीजन ये भी है कि एक बहुत ही एडवांस स्टेज तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है, मतलब इसकी जनरली कुछ लक्षण नहीं पता चलते हैं। और ये बहुत कॉमन है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम लोग जब उनकी टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, तो देखते हैं कि उनकी किडनी काफी हद तक खराब हो गई है, मतलब 50% 60% से ज्यादा खराब हो गई है। और पेशेंट से जब हम लोग पूछते हैं तो वो बताता है कि हमें कोई इस तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम नजर नहीं आता। हाँ, नजर नहीं आता। सर ऐसा क्या है कि इतना क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है तब लोगों को पता चलता है? हाँ, उसका रीजन यही है कि किडनी में एकोमोडेशन जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। बहुत हद तक वो अपने कार्य को खराब होने के बाद भी एक लिमिट तक अपने कार्य को करती रहती है। जब वो जो बैलेंस है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब कंपनसेशन फेल होने लगता है, तब पेशेंट को कुछ सिम्टम्स जैसे कि शरीर में सूजन आना, ठीक है, खासतौर से सुबह उठने के बाद आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग आना, या शाम होते होते तक पैरों में सूजन आ जाना। इसके अलावा शरीर में थकान रहना, कमजोरी लगना, भूख न लगना, नौजिया बना रहना, मिचली आना, तो ये सब सिम्टम्स बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ कुछ यूरिनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि जैसे पेशाब बहुत कम होना या ज्यादा होना, इसके अलावा पेशाब में रुकावट महसूस होना, पेशाब में जलन होना। तो ये जब अगर कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती है जिसके कारण किडनी पे असर आ रहा है, तो ये सब सिम्टम्स भी प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं। अदरवाइज जनरली पेशेंट जो है ये सिम्टोमेटिक रहते हैं बहुत एडवांस स्टेज तक, मतलब पता ही नहीं चलता।
मतलब प्राइमरी लेवल में कुछ ऐसा सिम्टम नहीं नहीं दिखता आता लोगों है, को। जनरली नहीं आता अच्छा नहीं नॉर्मली अगर किसी को जांच करानी है शुरुआती दौर में कौन सी जांच कराए वो? हाँ, ये बहुत हम लोग बार बार अपने उसमें ये करते हैं कि बहुत ही इजी टेस्ट हैं। जैसे कि एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन है, वो बहुत चीप टेस्ट होता है और इससे काफी कुछ इन्फॉर्मेशन, इवन विंडो ऑफ किडनीज कहा जाता है यूरिन एग्जामिनेशन को, जो जनरली डॉक्टर्स भी इग्नोर कर देते हैं। बट उसमें किडनी की बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल एक यूरिन एग्जामिनेशन से मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे यूरिया है और क्रिएटिनिन है। इससे भी एक फेयर आइडिया लगता है कि किडनी फंक्शन, हालांकि 100% ये भी नहीं है, ये भी एक एडवांस थोड़ा सा किडनी डिजीज प्रोग्रेस होने के बाद ही बढ़ना शुरू होते हैं, बट फिर भी एक ये आइडिया दे देते हैं कि मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही सर है। ये एज इफेक्ट भी इसमें होता है या बच्चों में भी तो अक्सर देखने को मिलता है? जी जी, किडनी की परेशानियां बच्चों में, हालांकि उसका ग्रुप अलग होता है। जनरली इस तरह के पेशेंट्स में बच्चों में जो कैकेट कहते हैं ग्रुप को, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि किडनी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट, तो ये ज्यादा बच्चों में मिलते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ये जनरली एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, तो ये भी बच्चों में देखने को मिलता है, जिससे अपने ही शरीर की एंटीबॉडी किडनी को डैमेज करने लगती है और किडनी से प्रोटीन बहुत भारी मात्रा में शरीर से लीक होने लगता है। तो जब प्रोटीन की शरीर में कमी होने लगती है, खासतौर से एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में एल्बुमिन, जो कि ज्यादातर पानी को ब्लड में रोक के रखता है, ठीक है, तो वो जब कम हो जाता है तो ब्लड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होने लगता है और ये जो पानी है बाहर की तरफ लीक होने लगता है। तो चेहरे पे और पूरे शरीर पे धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है और एक बड़ा कॉमन किडनी प्रॉब्लम है, बच्चों में देखने को मिलता है। सर वो एक आपने कहा क्रिएटिन लेवल, जैसे एक नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति है, जी उसका क्रिएटिन लेवल कितना होना चाहिए, या उससे ऊपर जा रहा है तो वो अपने लिए अवेयर हो जाए हाँ। जब हमें जो जांच करानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए क्रिएटिनिन लेवल भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे एज क्या है, सेक्स क्या है, बॉडी बिल्ड कैसा है, आपकी मस्कुलर बिल्ड कैसी है, ये सब कई फैक्टर पे, पर मोटा मोटा समझने के लिए है कि अभी जो टेस्ट अवेलेबल हैं, ज्यादातर जो हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें अपर जो कट ऑफ होता है 1.2 होता है। हालांकि ये सबके लिए डिफरेंट है, एक फीमेल हो सकता है उसका नॉर्मल क्रिएटिनिन 0.6 हो और वो बढ़ के 1.2, यानी कि क्रिएटिनिन डबल हो गया, फिर भी नॉर्मल लिया जाता है कि 1.2 तो नॉर्मल ही है। तो इसीलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर अपने हिसाब से एसेस करता है कि भाई उसमें भी नॉर्मल क्रिएटिनिन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि अगर क्रिएटिनिन आपका नॉर्मल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, हर एज के लिए अलग अलग रेंज है, हाँ डिफरेंस, पर जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 1.2, उसके ऊपर जाता है तभी लोग समझ पाते हैं कि हाँ किडनी की प्रॉब्लम, एक आम आदमी समझ पाता है। रिपोर्ट गलत, हाँ रिपोर्ट गलत आ गई, या ये मानता है कि 1.2 है तो उससे अगर ठीक ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। सर मोस्टली डायबिटीज जिनको है, बीपी जिनको है, जी। उनके लिए ज्यादा रिस्क है? जी जी बिल्कुल, आज के समय में देखिए किडनी खराब होने के जो प्रमुख दो कारण हैं वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ही है। डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और ये दोनों ही बीमारियां आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में कितनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज है, हमारी बहुत हद तक हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। इसीलिए अपने देश में इनकी एपिडेमिक सी है, एपिडेमिक मतलब कि बहुत बुरी तरह से फैल रही है, सभी घरों में ये बीमारियां हो गई हैं और इनके पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए किडनीज की प्रॉब्लम बहुत कम, क्योंकि यही दो प्रमुख कारण है। आजकल जो भी लोग, जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग डायलिसिस पे हैं, उसमें 50% लोग वही हैं जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, बाकी 50% में सारी चीजें। तो इसके पीछे क्या सर, अल्कोहल, चाय कॉफी या फास्ट फूड, ये सब नहीं, लाइफ स्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अल्कोहल तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव रोल होता है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दोनों डायबिटीज और हाइपरटेंशन, डायबिटीज की खासतौर से बात करें तो ये सारा खेल जो आप सुनते हैं ना, कैलोरी मीडिएटेड होता है, कि एक्सेस कैलोरी का कंजम्पशन करना और उस तरह से आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होना। पहले लोग कितने भी कैलोरी, अभी भी जो गांव में जो मैनुअल वर्कर्स हैं वो कितना भी खा ले उन्हें कभी ओबेसिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है। और अब क्या होने लगा कि जो कैलोरी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत इजी हो गई, इजीली आपको हाई कैलोरी फूड मिल जाते हैं, आप अच्छा टेस्ट के साथ मिल जाता है, बिना भूख के भी उनको खा लेते हैं। और दूसरी तरफ जो कंजम्पशन है कैलोरी का वो बहुत कम हो गया, एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया। जो एक नॉर्मल, आज से आप 15-20 साल पहले भी जाके देखें तो जो एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी होती है कि आदमी वॉक करता था, एटलीस्ट किसी काम के लिए बाहर जा रहा है, पैदल चल रहा है, साइकिल चला रहा है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी होती थी जिससे एक एवरेज अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न होती रहती थी। नॉर्मली इसको ऐसे जैसे हम लोग पहले आउटडोर गेम खेलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो गया। तो मोबाइल आने से काफी सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। घर में भी आपने हर चीज, जैसे देखिए बच्चे बहुत ज्यादा, हाँ घर में कपड़े धुलना, ठीक है, सब उसके लिए मशीन हो गई, बर्तन धुलना उसके, तो जो सामान्य एक्टिविटीज हमारी डे टू डे उसमें भी बहुत अच्छा, हाँ अच्छी कैलोरी बर्न हो जाती थी, वो सारी अब बंद हो गई हैं। एक अगर फैन भी चलाना है तो हम सोचते हैं कि उसको रिमोट से चलाएं, उठ के जाना ना पड़े वहां तक। तो इस तरह से हमने अपने आप को रेस्ट में डाल दिया कि इन सब ने एक ग्रुप को जन्म दिया, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं, इसमें शुगर भी है, हाइपरटेंशन भी है, यूरिक एसिड भी है, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, डिसलिपिडीमिया जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और इनसे कई तरह की बीमारियां होती हैं। उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक जो प्रमुख ग्रुप है। इसी से आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है, ब्रेन में भी इफेक्ट होता है, इवन लीवर डिजीज होती है, फैटी लीवर आजकल बहुत कॉमन। तो ये पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। सर अब आते हैं डायलिसिस। जी। जैसे नॉर्मल लोगों के बीच में डायलिसिस हो, मतलब किडनी आपकी खराब हो चुकी है, खराब हो गई, जी। तो डायलिसिस कब और कैसे शुरू की जाए, और जी। क्या इसके लिए कोई मतलब एक पर्टिकुलर कोई परसेंटेज होता होगा कि जी, dialysis जी। किस शुरू कंडीशन करनी- में किस शुरू कंडीशन हाँ, में शुरू होगी? हाँ जी। देखिए ये डायलिसिस का एक तो समझना कि डायलिसिस कब करनी पड़ती है। देखिए किडनी की इंजरी, किडनी का खराब होना दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं आम भाषा में। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, कि कुछ भी अचानक हुआ किडनी को, जैसे हमारे शरीर में बहुत वाटर लॉस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया के कारण, वोमिटिंग के कारण, ब्लड लॉस के कारण, या कोई बहुत सीवियर सेप्सिस हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया। तो इस तरह के जो एक्यूट कॉजेज होते हैं उसमें भी किडनी बिल्कुल बैठ जाती है, यानी कि बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, उसका फंक्शन जीरो हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब बिल्कुल शरीर में पेशाब नहीं बनेगा, तो जो भी हमारे शरीर का जहर है वो ब्लड में कलेक्ट होने लगेगा, यूरिया, क्रिएटिनिन सब बढ़ने लगते हैं, उस जहर का इफेक्ट शरीर पे आने लगता है। तो उसको न हो ऐसा, उसके लिए डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस एक मशीन होती है, जैसे हमारे किडनी में फिल्टर्स लगे होते हैं, वैसे ही कुछ मैकेनिकल फिल्टर्स उस मशीन में होते हैं, और ब्लड उस मशीन में फ्लो होकर के जाता है और उस फिल्टर से होकर के पास कराया जाता है। तो उस फिल्टर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो छन करके और वेस्ट मटेरियल की तरह निकल जाती है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, बार बार ब्लड घूम करके जाता है, और स्पीड उसकी फास्ट होती है। किडनी में जो है यही काम 24 घंटे में करती है, तो स्पीड स्लो होती है, लेकिन उसमें मशीन में वो 3-4 घंटे में ही वो उतना काम कर देता है जितनी किडनी 24 घंटे में करती है, और उसको ब्लड को फिल्टर करके और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर कर देता है। तो एक हो गया कि एक्यूट किडनी इंजरी हुई जिसके कारण किडनी काम नहीं करी, लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी ज्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। इन्फेक्शन ठीक हो गया, या डिहाइड्रेशन ठीक हो गया, या जो भी एक्यूट फैक्टर है जिसने इंजरी की है किडनी को, वो अगर फैक्टर हट गया तो किडनी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। अभी सीजन आ रहा है जून जुलाई का, देखिए बहुत से मलेरिया के केसेस आते हैं हम लोग में, उसमें भी किडनी फेल हो जाती है, पर मलेरिया ठीक हुआ फिर किडनी भी ज्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है। तो उसमें डायलिसिस हुई, फिर पेशेंट का जब यूरिन बनने लगा, किडनी ठीक काम करने लगी, तो डायलिसिस बंद हो जाती है। पर जो दूसरा कंडीशन है सीकेडी, इसको क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, जिसे मैंने बताया डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, क्योंकि ये बीमारियां लगातार शरीर में बनी हुई हैं, धीरे धीरे आपकी किडनी को नॉक करती रहती हैं। किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो इंज्योर्ड होते जाते हैं, नंबर उनके कम होते जाते हैं, और एक स्टेज आता है कि स्टेजिंग इसकी की जाती है फ्रॉम स्टेज 1 to 5। सीकेडी के स्टेज होते हैं, तो सीकेडी 5 वो स्टेज होता है जिसमें फंक्शन इसका अगर परसेंटेज में बात करें तो लेस देन 15% जीएफआर बच जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन होती है जिसमें आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, नॉट ऑलवेज। अगर सीकेडी 5 में भी दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी कि वो पेशेंट जिनको डायलिसिस की जरूरत अभी नहीं है, दूसरी कैटेगरी होती है कि वो डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं है। पर ये डिसीजन पेशेंट खुद से नहीं ले सकता, ये कलेक्टिव डिसीजन होता है जो डॉक्टर, उसकी रिपोर्ट और पेशेंट सब मिलकर के लेते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट द डायलिसिस। कुछ इंडिकेशन बड़े ऑब्वियस होते हैं, जैसे पेशेंट को झटके आने लगे, पेशेंट को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगी, पेशेंट के शरीर में बहुत ज्यादा पानी हो गया, सांस फूलने, तो ये सब कंडीशन जिसमें ऑब्वियस है कि हाँ डायलिसिस शुरू कर देनी है। बट सिर्फ क्रिएटिनिन की वैल्यू देख करके डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसमें डॉक्टर की हेल्प और साथ में और सब रिपोर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, और तब उसमें डिसीजन लिया जाता है कि कब हमें डायलिसिस शुरू करना है, क्योंकि वो जो डायलिसिस शुरू होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। मतलब उसके बाद पेशेंट का बिना डायलिसिस के जीवन संभव नहीं होता है। तो जब शुरू होगी हफ्ते में 2 बार या 3 बार, तो जब तक पेशेंट का जीवन रहता है तब तक चलता है। सर ये डायलिसिस के दौरान पेशेंट को कुछ ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं, जी, सांस चक्कर, बीपी बढ़ जाना, जी जी जी, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए ये सब कॉमन साइड, क्योंकि डायलिसिस बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक नहीं है, हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अभी आप पीछे बहुत ज्यादा नहीं 20 से 25 साल पहले जाएं तो डायलिसिस में बहुत हालत खराब थी। बहुत सी चीजें अभी इंप्रूव हुई हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई, लेकिन स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली पेशेंट के शरीर से ब्लड निकलता है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को वीकनेस लगेगी, कई बार बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि कहीं ब्लड लॉस हो रहा हो, तो वो बीपी बहुत शूट कर जाता है पेशेंट का, या बीपी सडन फॉल हो सकता है। कई बार पेशेंट को सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जैसे हार्ट पे भी चेस्ट पेन होने लगता है, अगर ब्लड सप्लाई हार्ट में कम हुई तो चेस्ट पेन होने लगा। पर जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे नॉजिया होना, थोड़ा सा नॉजिया मतलब थोड़ा वोमिटिंग फील करना, या कई बार वोमिट कर देता है पेशेंट, तो ये सिम्टम्स में जनरली प्राइमरी मेडिकेशन होते हैं सारे डायलिसिस सेंटर्स पे, और उनका एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो यूज किया जाता है। मैनेज कर लिया जाता है, स्टाफ अगर ट्रेंड है तो वहीं पे मैनेज कर लिया। ड्यूरिंग डायलिसिस प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं मरीज को, ये काफी लोगों का सवाल होगा। देखिए डायलिसिस में 2 चीजों का बहुत जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस मैंने जैसा बताया कि परफेक्ट चीज नहीं है। हमारे
किडनी जो है 24/7 काम करती है, पर डायलिसिस आप कितना कराएंगे, हफ्ते में 2 या 3 ही रिकमेंडेड है। तो बाकी का जो पीरियड होता है उसमें आपकी किडनी काम नहीं करे, तो जो भी आप बाहर से ले रहे हो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है। जो पानी ले रहे, मानिए 2 डायलिसिस के बीच में जितना भी आपने पानी पिया वो आपके शरीर में कलेक्ट हो रहा है। जितना आपने खाया, जैसे देखिए फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम। सोडियम लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन पोटेशियम इज मच डेंजरस देन सोडियम। पोटेशियम का ऊपर होना नीचे होना सडन डेथ करा देता है, कार्डियक एरिथमिया करा देता है और सडन डेथ हो जाती है पेशेंट की। सोडियम तो फिर भी टाइम देता है, कम होगा। जी जी जी, आलू और केले को लेकर, हाँ जी बिल्कुल, इन सब में ज्यादा पाया जाता। तो ये पोटेशियम से एज ए डॉक्टर हम लोग बड़े एप्रीहेंसिव रहते हैं कि पोटेशियम पेशेंट का ना बढ़े, तो इसलिए पेशेंट को बार बार फोर्स करते हैं कि जिन जिन चीजों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है उसको आप कम रखिए, क्योंकि ये पोटेशियम कलेक्ट हुआ और पता है कि आपको 2 दिन बाद आपके शरीर से निकलना है इसको, तो ये अगर लेवल एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट भी करा सकता है, सडन डेथ हो सकती है। तो अब इससे बुरा और क्या हो सकता है पेशेंट के लिए। तो इसलिए इस तरह के कुछ कि भाई जो भी आप खान पान में सावधानियां रखनी है वो बताई जाती हैं। दूसरी चीज होती है कि पानी की मात्रा आप कम रखें, कि जितना कम से कम पानी रहेगा उतना ज्यादा निकालने में भी आसानी रहेगी, आपकी सांस भी नहीं फूलेगी, दिक्कतें कम रहेंगी। जो है पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना पानी पीना है, ये डॉक्टर नहीं, एक देखिए वो तो अगर पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डायलिसिस पे है तब भी यूरिन आता रहता है, तो उनमें तो थोड़ी लग्जरी रहती है कि आप ले सकते हो कि कुछ यूरिन आप, जो एन्यूरिक, ज्यादातर पेशेंट एन्यूरिक हो जाते हैं डायलिसिस में, तो उनको कोई 50 ml ज्यादा 24 घंटे में यूरिन नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आपको प्रतिदिन वाटर इनटेक लिमिट करना होता है, लेस देन 1 लीटर ही लिक्विड रखना है, क्योंकि आप लेस देन 1 रखेंगे तब भी आपको, जो भी हम खाते हैं पीते हैं सब ऑलमोस्ट पानी ही होता है, तो तब भी 1.5 से 2 लीटर पानी शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो 500 अगर आदमी कहीं इंसेंसिबल लॉसेस करता है तभी 1 से 1.5 लीटर का पर डे कलेक्शन बढ़ता जाता है, जो तीसरे दिन जाके 4-4.5 लीटर हो जाता है। तो उस कंडीशन पेशेंट की सांस फूलने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाटर और वाटर रिलेटेड चीजें, दूध है, दाल है, छाछ है, जिसमें पानी बहुत ज्यादा, उसको आप रिस्ट्रिक्ट रखिए, उसको लिमिटेड रखिए। सर 2 शब्द आते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। जी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम लोग कैसे जान पाए? हाँ बिल्कुल, देखिए अपने देश में ज्यादातर हीमोडायलिसिस ही होती है, क्योंकि कुछ मामलों में ये इजी भी है, पेशेंट डिपेंडेंट। जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो पेशेंट डिपेंडेंट होती है। उसमें क्या होता है, होम डायलिसिस, आम भाषा में पानी की डायलिसिस या होम डायलिसिस भी करते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस तो मशीन से होती है, तो पेशेंट को कुछ नहीं करना होता, वो गया जाके चुपचाप बेड पे लेट गया, एक स्टाफ होता है वो सारा मशीन से करता है पेशेंट को, और सारी वो मशीन को चलाता है और सब करके फिर पेशेंट अपना उठ के घर चला जाता है। दैट इज वेरी इजी फॉर पेशेंट। हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन होता है इसमें एक कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी करते हैं। नहीं, बाहर की दीवार मोटा मोटा समझे कि जो एब्डोमेन की वॉल है और बीच में जो हमारी आते हैं उनके बीच में गैप होता है। तो वो गैप को साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, इसको मेसोथेलियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें पाया गया कि इसका नेचर बहुत कुछ ऐसा होता है जैसे हमारे किडनी में फिल्टर का वो नेचर होता है। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि इसको हम यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कैसे यूज किया कि इस पेट में कम से कम, इस स्पेस में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जाने भर का स्पेस रहता है। अच्छा। इतना कि पेशेंट बहुत फूले भी नहीं और पेशेंट को दिक्कत भी ना हो, 2-3 लीटर पानी आराम से एक एडल्ट आदमी में उस पेट में आ जाएगा, बाहर से देख के पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक ट्यूब डाल दी जाती है साइड में, जो पेशेंट को एक बैग लगा करके छोटा सा, उसी में ट्यूब पड़ी रहती है साइड में, परमानेंटली उसको हम लोग सर्जरी करके उसमें डाल देते हैं। अब जरूरत क्या कि पानी से बने बनाए बैग आते हैं, जो बॉडी को जरूरत है वो वाले सारे मटेरियल उसमें रहते हैं, और उसको डायलिसिस के पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। 2 लीटर 3 लीटर अलग अलग कैपेसिटी, 1 लीटर 2 लीटर कैपेसिटी के अनुसार वो आते हैं। तो वो क्या होता है कि दिन में 2 से 3 बार, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स पेशेंट को वो पूरा स्टैंड आता है कि लटकाएगा बॉटल, उसी में एक बैग खाली लगा हुआ रहता है। तो पहले क्या करेगा, जो पहले अगर पेट में पड़ा हुआ है पानी तो उस नीचे वाले को कनेक्ट करेगा, तो धीरे धीरे अगले 15 से 20 मिनट में जो पहले से पानी पड़ा हुआ वो ड्रेन हो जाएगा। फिर ऊपर वाला खोल देता है, अगले 10 से 15 मिनट में उसको फ्रेश पानी 2 लीटर पेट में भर गया, फिर उसने बंद कर दिया। अब उसको कुछ नहीं करना, अगले 4 से 6 घंटे तक वो फ्री है, कहीं भी जा सकता है, कुछ काम कर सकता है, जो भी करना है फ्री है। जो है इसके कॉम्प्लिकेशन भी, जैसे हीमोडायलिसिस में वही बताया मैंने कि बीपी का कम होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये सब सारी दिक्कतें रहती है। इसमें कोई पेशेंट को थोड़ा हैवीनेस शुरू में रहती है अचानक, अदरवाइज जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसको भी फील नहीं होता कि वो अपना काम करता है। फिर 6 घंटे बाद मान लीजिए काम करके आया, घर आया, फिर वही प्रक्रिया की, उसने लगाया, पानी को ड्रेन किया और नया पानी उसमें 2 लीटर भर गया। तो उस मेम्ब्रेन क्या करती है कि उस मेम्ब्रेन में ब्लड फ्लो होते रहता है, जो हमारी मेसोथेलियल मेम्ब्रेन, और बाहर पानी है, ये जो बाहर से आया हुआ, तो जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ब्लड में से यूरिया है, क्रेटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम है, जिनका भी वो नॉर्मल डिफ्यूजन पढ़ा होगा, वही होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से फिल्टर होकर के उस पानी में आ जाता है। और पानी में जो हमने हाई वॉल्यूम रखा हुआ है, जिन चीजों को जो बॉडी में जाना चाहिए, जैसे कैल्शियम है, ग्लूकोज है, वो फ्लो होकर के ब्लड में चला जाता है। तो 2 लीटर मतलब 5 से 6 घंटे में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो उस पानी को फिर आप फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं, फिर नया 2 लीटर। तो ये प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार रोज करनी पड़ती है, और पेशेंट को या पेशेंट अटेंडेंट को ही करनी पड़ेगी।
तो इस दौरान पानी नहीं पीना है फिर? नहीं, पानी पीने से मतलब नहीं है, वो तो पानी खूब पिए, पानी से दिक्कत नहीं है। हाँ, पानी से दिक्कत मतलब ये प्रक्रिया पेशेंट को उस दौरान तो जाहिर सी बात है कोई लेटा रहेगा तो उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं, आधा घंटा से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन रोज 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, जिसमें कोई फैमिली अटेंडेंट भी चाहिए। अब जिसके साथ एक अटेंडेंट हो, जितना पढ़ा लिखा हो, इतना समझदार हो, क्योंकि उसमें एसेप्टिक प्रिकॉशंस बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर किए उससे जुड़े हुए हो सिस्टम से, कहीं भी कोई अगर आपने इन्फेक्शन रिलेटेड स्टेराइल ब्रीच किया तो इन्फेक्शन पेट में पहुंच जाता है, और एक कंडीशन होती है पेरिटोनाइटिस करते हैं, पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं पेरिटोनाइटिस हो गया। तो अपने इंडिया में ये बड़ा कॉमन है पेरिटोनाइटिस, इसीलिए बार बार पेरिटोनाइटिस होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो अंदर की मेम्ब्रेन भी खराब हो जाती है। तो पता चला कि 2 4 7 6 साल चला पेरिटोनियल डायलिसिस, उसके बाद वो मेम्ब्रेन भी खराब हो गई, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये इसके अपने ड्रॉबैक है। अच्छी चीजें क्या है कि भाई पेशेंट को किसी सेंटर पे नहीं जाना है, अपना घर पे करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपना सुबह डाल के गया, फिर अपना शाम को ड्यूटी से आया तब निकाल दिया उसने, तो उसके साथ काम भी कर लेता है, 5-6 घंटे आप फ्री रह सकते हैं, आराम से फ्री रहते हो। और इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। पानी चूंकि डेली निकल रहा है तो पानी भी आराम से लिबरली पी सकता है। हेमोडायलिसिस में जैसे बताया 2-3 दिन आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना होता है। खाने पीने में भी चूंकि डेली पोटेशियम निकल जा रहा है, डेली वेस्ट प्रोडक्ट निकल जा रहे हैं, तो खाना पीने में भी वो चीजें अच्छी रहती हैं। प्लस आपका डायरेक्ट ब्लड का कोई डीलिंग नहीं रहती है, तो खतरे भी कम रहते हैं, कोई ब्लड से मतलब नहीं है, सीधे पानी है, पानी डाला पानी निकाला जो है, तो कुछ मामलों में अच्छा होता है। 2 इश्यूज इंडिया में, एक तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, दूसरा कॉस्ट। इस डायलिसिस का खर्चा 15 से 20 हजार पर महीने होता है हीमोडायलिसिस का, और जो पेरिटोनियल उसका सीधे डबल होता है, करीब 40,000-45,000 रुपए पर मंथ का खर्च है। इसलिए आप लोग हीमोडायलिसिस, हाँ, हीमोडायलिसिस ज्यादातर गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है, तो वो 40-45,000 पर मंथ बियर करना ले, कोई इंश्योरेंस ना हो या कोई गवर्नमेंट द्वारा वो एडिटेड ना हो, तो ये डिफिकल्ट। तो जनरली या तो एफ्लुएंट सोसाइटी में लोग इसको यूज करते हैं, या फिर बच्चों में यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चों में हीमोडायलिसिस करना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। उनकी नसें बहुत पतली होती हैं, फिशला बनेगा नहीं, परमाकैथ पड़ेगा नहीं, तो उस कंडीशन में छोटा पेट है, डाल दिया एक ट्यूब, और उससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको ट्रांसप्लांट कर ले या हीमोडायलिसिस। तो बच्चों में और जो अपर क्लास के लोग हैं उनमें ये ज्यादा, वर्किंग जो क्लास है उनमें यूज किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। सर ये किडनी ट्रांसप्लांट तो जी, ये इसकी कंडीशन कब पहुंचती है? इनकी कंडीशन वही है जब पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत है, मतलब उसको कहीं एक सपोर्ट की जरूरत है, बिना उस सपोर्ट के उसका जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। तो उस कंडीशन में आइदर यू कैन गो फॉर डायलिसिस और बेटर गो फॉर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कहा जाता है कि अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर इज ट्रांसप्लांट, क्योंकि एक नए किडनी से आप रिप्लेस कर दे रहे हो, एक नया किडनी लगा देते हो, ठीक है। पर हीमोडायलिसिस ये क्या है कि अगर कुछ नहीं है तो जिंदा रहने के लिए हीमोडायलिसिस है, और अगर हो सके तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप ट्रांसप्लांट करा लें, किडनी एक किडनी जो है लगा लें, तो उससे आपकी डायलिसिस की जरूरत है। जो डायलिसिस भाई हीमोडायलिसिस 2 से 3 बार 4 से 6 घंटे के लिए किसी सेंटर पे जाना आना, फिर आने के बाद इतना नहीं कि आप डायलिसिस करा के और आप एकदम फ्रेश फील करोगे, उतना पानी ड्रेन हुआ है तो कहीं ना कहीं घंटा 2 घंटा उसका असर रहता है। तो कहने का मतलब कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इफेक्ट होती है। तो इसलिए कोई वर्किंग आदमी के लिए, कोई यंग लड़का है उसको काम कहीं कर रहा है तो कहाँ 3 दिन निकाल पाएगा, 2 दिन निकाल पाएगा कि वो ये सब में लगाए जो है। तो इसलिए कहा जाता है कि बेटर है यंग जनरेशन के लिए कि वो ट्रांसप्लांट कराए, उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहती है, हर तरह से चीजें ठीक रहती है। अच्छा, लोगों के बीच ये भी एक धारणा है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या डायलिसिस करानी पड़ती है? नहीं, देखिए ऐसा है, ट्रांसप्लांट इसीलिए किया जाता है कि हाँ, गांव में बहुत सी मतलब गलत धारणाएं हैं जिसके कारण लोग ट्रांसप्लांट से डरते हैं। क्योंकि क्या है कि इधर 20 सालों में ट्रांसप्लांट की जो आउटकम है बड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन लोगों तक ये परकुलेट नहीं हुआ है। लोगों तक वही पुराने धारणा कि अरे किडनी लगने के बाद बड़ी दिक्कतें रहती हैं, अलग कमरे में रहना पड़ता है, अलग खाना पड़ता है, हाँ, और ये रहता किडनी फेल हो जाती है, फिर से डायलिसिस करना पड़ता है। ये सब चीजें विद द टाइम बहुत इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि कुछ आज के 10-20 सालों में कुछ ऐसी नई ड्रग्स आई जिन्होंने काफी इस मार्केट को चेंज कर दिया, ठीक है। उनके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, और किडनी की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफी बढ़ गई है, साइड इफेक्ट उसके बहुत है। तो इन सब चीजों से फायदा हुआ है कि अब जो आउटकम है, आप देखा जाए 5 ईयर सर्वाइवल ऑलमोस्ट 95% हो गया, किडनी सर्वाइवल जो है, हाँ ट्रांसप्लांट में। तो इस तरह से देखा जाए तो आउटकम काफी अच्छे हो गए हैं। बट ये जरूर है कि मान लीजिए अगर एक ही किडनी है लगी, कोई और इन्फेक्शन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो अगर वो खराब हो गई तो फिर आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा। पर इसका ये सोच करके नहीं भागना चाहिए ट्रांसप्लांट से कि वो तो बॉडी है, शरीर है, कभी कुछ भी हो सकता है। बट आप अगर ये एक नहीं हजारों स्टडीज हुई है, इसमें प्रूव हुआ कि डायलिसिस की लाइफ क्वालिटी और ट्रांसप्लांट की लाइफ क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए बुक्स हमेशा वो करती हैं, स्टडीज हमेशा इस बात को प्रेफर करती हैं कि बेटर गो फॉर ट्रांसप्लांट। अगर आपके पास कोई डोनर अवेलेबल है तो अच्छा है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए, आप डायलिसिस मत कराइए। फैमिली मेंबर ही हो सकता है कोई? डेफिनेटली, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। पहले जब डोनेशन शुरू हुआ,
हम लोग इंसान भी इन्हीं सब चीजों से सीखते हैं। फिर क्या हुआ कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग शुरू हो गई। ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो गरीब देश हैं अभी भी होता है, अभी कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के खासतौर से जो हाँ तो उनमें क्या होता है कि किसी गरीब से कहे कि भाई तुमको हम 50,000 रुपए दे देंगे, अपनी एक किडनी दे दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जाहिर सी बात, उसके बाद 2 किडनी है, एक दे भी देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब उसको लगता है कि 50,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ा है, और वही ला करके किडनी पता चला कोई दुबई का सेठ आया, उसको 50 लाख में बेच दिया। ठीक है, तो सोचिए उस गरीब का आपने 50,000 में ले लिया उसको, तो एक तरह से ये बहुत कॉमन हो गया। और इसके लिए इसका जो मतलब ऑर्गन टूरिज्म टाइप में होने लगा। गरीबी दोस्त में लोग बड़े बड़े कंट्रीज से आते थे, घूमने के बहाने आते थे, वहां अपना ट्रांसप्लांट करा लिया, किसी से पहले से सेटिंग है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, ये सब छोटे छोटे जो कंट्रीज जिनमें बहुत कॉमनली होने लगा, इवन इंडिया में भी होने लगा। तो फिर पूरा वर्ल्ड वाइड ये बैठक हुई और एक सोटा ग्रुप बना, थोहा की गाइडलाइंस आई कि इसका कुछ गाइडलाइन बनाना पड़ेगा, और फिर एक गाइडलाइन बनाई गई कि भाई इन कंडीशंस में ही आप उन्हीं लोगों की किडनी ली जा सकती है जहां की कोई मॉनेटरी बेनिफिट ना हो। तो वो कब हो सकता है? जब कोई फैमिली मेंबर हो तभी हो सकता है। कोई बाहर का देगा तो डेफिनेटली, इसीलिए थ्योरेटिकली तो है कि आप कोई फ्रेंड भी आपको दे सकता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली है, लेकिन उसकी प्रोसेस इतने लंबे हैं कि वो पास होना इज क्वाइट डिफिकल्ट। कुछ क्राइटेरिया भी तो होता होगा, हर कोई तो नहीं। हाँ, हर कोई नहीं। वो तो पेशेंट की, डोनर की सबसे पहला ये श्योर किया जाता है कि उसको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वो दान दे रहा है। पता चला वो किडनी देके खुद बीमार हो जाए तो उसका कोई मतलब, एक बीमार हुआ और एक अच्छा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो पहले ये श्योर करते हैं हम लोग कि देने वाले को लाइफ में कभी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं उसकी एक किडनी पे भी वो बड़े आराम से पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आगे जाके उसकी किडनी खराब हो सकती है, जब ये श्योर कर लिया जाता है तभी उससे एक किडनी ली जाती है। सर नॉर्मली तो हम लोग केला और ये आलू खाते हैं, अमरूद, टमाटर पढ़ रहा था अभी, हमने कहा यार बड़ा कठिन होता है तो पोटेशियम उसमें बहुत पाया जाता है। जी जी। तो नॉर्मल लोगों के लिए भी क्या नुकसान करता है? नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी। पोटेशियम इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट। ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपकी मसल की एक्टिविटी को। अगर पोटेशियम कम हो जाए, जो जान लेंगे वीकनेस आ रही है, कमजोरी हो गई, पोटेशियम कम हो जाए तो आप पैरालाइज हो सकते हैं। अच्छा। सिर्फ पोटेशियम, एक आयन के कम होने से आपको पूरी बॉडी की पैरालिसिस हो सकती है, जिसको हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस कहते हैं। पूरा सारी मसल, सोचिए कितना जरूरी है पोटेशियम मसल की एक्टिविटी के लिए। लेकिन यही चीज आम आदमी के लिए अच्छा है, उस बेचारे पेशेंट के लिए जिसकी किडनी काम नहीं करेगी। किडनी क्या करती है, आप दिन भर में जितना पोटेशियम खाना हो खाइए, नॉर्मल किडनी यही करती है कि इतना अच्छा ऑर्गन है, समझिए कि हम जो भी एक्स्ट्रा खाएं, जो भी एक्स्ट्रा पिए, जो हमारे बॉडी को जितनी जरूरत है वो रखती है, बाकी के शरीर से बाहर निकाल देती है। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि हमने 1 केला खाया 10 केला खाया, वो हमारी किडनी काम कर देगी, जितना पोटेशियम हमारे बॉडी में चाहिए उतना रखेगी, बाकी को वो बाहर निकाल देगी शरीर से। मैं तो डर गया पढ़ते हुए, अच्छा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन अब वही जब किडनी खराब हो जाती है तो हमारा ये रेगुलेशन खत्म हो जाता है। फिर जो भी आप एक्स्ट्रा खाओगे हमारे ब्लड में रहेगा, और ब्लड में रहेगा, अगर आपको डायलिसिस 2 दिन 3 दिन बाद होनी है और आपके ब्लड में है तो वो किसी भी समय जानलेवा भी हो सकता है। सर ये किडनी ट्रांसप्लांट अभी आपने कहा, इसके बाद प्रिकॉशंस क्या लेने, मतलब हाइजीनिक? हाँ, देखिए किडनी ट्रांसप्लांट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक आम आदमी आपने कहा कि इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, तो ये उसका रीजन देखिए क्या है कि जब भी कोई अपने शरीर से बाहर की कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बॉडी उसको फॉरेन का समझती है कि फॉरेन मटेरियल। उस पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, हमारे बॉडी में भी हथियार होते हैं जो हम लोग दिखता नहीं है, हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से सबसे लड़ते रहते हैं। सब एक बहुत जबरदस्त युद्ध चलता रहता है हमारे शरीर में, जहां जहां से भी इंटरेस्ट है। एक इंट्रेंस हमारा मुंह के थ्रू है तो स्टमक में लड़ाई चलती रहती है, एक इंट्रेंस है एयर के थ्रू तो हमारे लंग में लड़ाई चलती रहती है, एक आपका मतलब ये जो 2 मेन सोर्स है, तीसरा है यूरिन पाथवे है, वहां से कोई इंफेक्शन पहुंचा तो वहां तो जनरली एक बैरियर होता है जो इन इंफेक्शंस को हमारे शरीर में पहुंच के और कब्जा करने से रोके रहता है, तो ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन क्या होता है जब हमको किडनी लगानी है, किडनी बाहर से आ रही है, तो हमारी बॉडी ये ना पहचाने कि ये फॉरेन है, इसलिए हमको अपनी इम्यूनिटी को दबानी पड़ती है, उस पेशेंट की सप्रेस करनी पड़ती है इम्यूनिटी को कुछ दिनों के लिए, जब तक कि किडनी सेट ना हो जाए। तो उस इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम ऐसी दवाएं देते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर दे, इम्यूनिटी को दबा दे। इम्यूनो सप्रेसेंट कहे जाते हैं वो जो दवाएं। तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। भाई आपने इम्यूनो सप्रेशन किसी का कम कर दिया इम्यून सिस्टम, तो उसको सिंपल, जो आम आदमी के लिए एक सिंपल बैक्टीरिया है, सिंपल वायरस है जो थोड़ा बहुत डायरिया कराता है, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम कराता है, उन मरीजों के लिए वो निमोनिया बना लेता है। सीवियर डायरिया हो सकती है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सावधानी रखते हैं कि भाई इन्फेक्शन से आप बचिए, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, खासतौर से शुरू के 3 से 6 महीने में। 3 से 6 महीने बाद धीरे धीरे दवाओं का असर कम हो जाता है, दवाओं का डोज भी कम हो जाता है, तो ऑलमोस्ट लाइफ यूज टू हो जाती है और बॉडी की इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी आ जाती है।
लेकिन शुरू में डेफिनेटली रिस्क रहता है, क्योंकि कुछ दवाएं हम लोग ऐसी देती हैं जो बिल्कुल इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, और इसलिए इस दौरान इन्फेक्शन होने का खतरा। तो इन्फेक्शन में भी ऐसा नहीं कि बहुत आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत है। एक नॉर्मल आदमी जो लाइफ में जो कि भाई आप हैंड वॉश रखिए, ठीक है, बाहर निकलिए, जहां भीड़ भाड़ है, अकेले कमरे में तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं भीड़ भाड़ में आप जा रहे हो, पता नहीं किसको क्या लिया हो, किसको वायरल इन्फेक्शन हो रखा हो कोई, तो आप एक सिंपल मास्क यूज कर लें जो है, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि टॉयलेट साफ यूज करें। तो ये सब नॉर्मल ही होते हैं, ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं करना होता, बट आपको थोड़ा इन्फेक्शन से बचाना होता है। अब ये नहीं कहीं बाहर गए और आपने समोसा और वो खाना शुरू कर दिया, उसमें पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया हो, क्या देख रहे हैं आजकल रोज ही केसेस आते रहते हैं। तो वो जो सिंपल है, जो आम आदमी के लिए एक छोटा मोटा डायरिया कराएगा, आपके लिए वो घातक हो सकता है। तो इसलिए मना किया जाता है कि बाहर की चीजें ना खाइए, जो भी खाइए घर पे बना के खाइए, राह चीजें ना खाइए, कुछ भी खाइए पका के खाइए, ताकि कोई ऐसा वो न जाए शरीर में। तो ये सब कुछ सावधानियां होती हैं जो शुरू में खासतौर से 3 से 6 महीने में बहुत ज्यादा रहती हैं, इसको रखना पड़ता है। सर, बच्चों और एडल्ट्स की किडनी अगर हेल्थी रहे तो उसके लिए एक जो आइडियल डाइट चार्ट हो तैयार करना हो, अगर आपसे कहा जाए मील तैयार कर दीजिए, क्या क्या खाए क्या ना खाए, क्या सजेस्ट करेंगे उसमें आप? देखिए, वही डाइट है जो एक हेल्दी, जो उसको हेल्दी रिकमेंडेड डाइट कहा जाता है, कि आपके डाइट में फ्लूइड अमाउंट अच्छा होना चाहिए, फाइबर अमाउंट अच्छा होना चाहिए, फैटी मील्स कम होना चाहिए। मींस देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका 40 to 50% कार्ब्स हो, 20 to 30% आपके वो फैट हो, और 20% फिर आपका प्रोटीन हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए नॉर्मल है कि ये होना चाहिए। और उसमें मेन चीज ये है कि जंक फूड कम से कम रखें, ठीक है। डाइट जो फाइब्रस फूड है, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये ज्यादा रखें। जो आप कार्ब्स की मात्रा आजकल कम इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो जो भी कार्ब्स जाएगा वो फैट बनाएगा। तो कार्ब्स को थोड़ा कम करें, प्रोटीन को थोड़ा बढ़ा के रखें, ठीक है। और फैट को कम करें डेफिनेटली, क्योंकि फैट अगर शरीर में डिपॉजिट होगा तो वो सब सारे डिस्लिपिडीमिया और सारी बीमारियां होंगी। तो किडनी के लिए भी वही डाइट रिकमेंडेड है जो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफ के लिए रिकमेंडेड डाइट होती है। सर, अभी आपको मतलब इस समय का खान पान आप देख ही रहे हैं सबका, तो अभी आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, किडनी को इफेक्ट कर देंगी? किडनी को अलग से देखिए इफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन अलग है, पर 2 चीजें आप जो पूछी है तो उस पर बताना जरूरी है। एक तो एक बड़ा फैशन चला, ट्रेंड चला हाई प्रोटीन डाइट लेने का, ठीक है। तो ये देखा गया बच्चे कि हाई जिम में प्रोटीन, जाते हैं, हाँ, जिम के वो बॉक्स आते हैं, हाँ, और प्रोटीन, वो प्रोटीन किडनी को हार्म करती है, क्योंकि प्रोटीन का बर्डन जो है वो किडनी को ही उठाना पड़ता है। किडनी ही फिल्टर करती है, बार बार ब्लड किडनी में जाता है और सारे प्रोटीन को फिल्टर करके उसे फिर से वापस भेजना होता है सर्कुलेशन में, कि ये प्रोटीन बाहर ना जाए शरीर से। तो इतना बड़ा बर्डन पड़ता है ट्यूब्यूल्स पे, तो वो भी एक तरह से आम भाषा में वो थकने लगते हैं, ठीक है। और उनकी फिर उनमें इन्फ्लेमेशन डेवलप होने लगता है, उसमें इंजरी होने लगती है। तो ये देखा गया कि बहुत एक्सेस हाई प्रोटीन डाइट भी किडनी में डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। और एक जब हम लोग बायोप्सी करते हैं किडनी के, तो एक एंटिटी मिलती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS कहते हैं उसको। तो उसमें एक टाइप की स्पेसिफिक इंजरी होती है जो मिलती है बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, और खासतौर से वो देखने में मिलता है उन लोग में जो नॉर्मल आदमी तो कितना भी ज्यादा ले लेगा अगर डाइट से ले रहा है तो जनरली जो एडेड प्रोटीन है, सप्लीमेंट्री प्रोटीन के फॉर्म में, कि पूरा 10 चम्मच सुबह 10 चम्मच की जल्दी बॉडी बन जाए जो है। तो इस तरह केसेस में अक्सर हम लोग को केस देखने को मिलते हैं कि किडनी डैमेज, और वो किडनी डैमेज रिवर्सिबल होती है, यानी कि आपने प्रोटीन बंद कर दिया और किडनी ठीक हो जाएगी। किडनी में डैमेज हुआ तो दैट विल परसिस्ट फॉर द लाइफ, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा जो खान पान में करें कि एक आम वो होता है कि चूंकि अब हर जगह मेडिकल स्टोर हैं, दवाएं ओवर द काउंटर अपने हैंड में, पता ही है विदेशों में नहीं, हालांकि इधर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, काफी चेंजेस लाई है, लेकिन अब भी आपको हर दवा अवेलेबल हो जाती है, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। अब किसी को मान लीजिए माइग्रेन की प्रॉब्लम है किसी फीमेल को, जो कि एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, तो वो मंगा के रख लेती है रोज एक टेबलेट जो है माइग्रेन की। किसी को लो बैक पेन है ओल्ड एज में, वो मंगा के रख लिया रोज एक टेबलेट, खाने के साथ खा रहा है। तो ये क्रोनिक पेन किलर इंटेक्स डायरेक्टली किडनी को इफेक्ट करते हैं, पेन किलर्स, और डैमेज पहुंचाते हैं किडनी को, और किडनी को खराब भी कर सकते हैं पूरी तरह से। तो ये सब कुछ जो हैबिट्स हैं वो जो है, अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग, जो कि देखा जाए सिगरेट तो लंग को, सिगरेट स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है किडनी डैमेज से। बहुत जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें भी किडनी इंजरी के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से, तो ये सब चीजें जो आपके हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो बताया, आप बहुत ज्यादा फैट, जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये डिस्लिपिडीमिया पैदा करेगा, और ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा जनरेट होगा, यूरिक एसिड भी किडनी को, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये सब हार्मफुल होते हैं किडनी के लिए। तो घर में दाल बनती, अरहर की दाल मोस्टली लगभग डेली बनती है लोगों, जी जी जी।
तो उसका तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं, उसका हम लोग के लिए वही मैंने जैसे पोटेशियम के लिए बताया, हम लोग के लिए कुछ नहीं, आप रोज अरहर की दाल का देयर इज नो इशू। पर जब किडनी एक बार कमजोर हो जाती है तो इसमें जैसे यूरिक एसिड का उसमें कंटेंट ज्यादा होता है उसमें अरहर के दाल में, तो इसलिए जो है पोटेशियम भी थोड़ा सा होता है। तो इन सब चीजों के लिए जो थोड़ा सा उसको वो किया जाता है कि अरहर की दाल को तो उसको कम खाएं। रिप्लेस किस दाल से करें? जनरली मसूर की दाल मसूर। जनरली कम, हम लोग कहते हैं कि मिक्स खाइए, मिक्स। चेंज करके खाइए, कोई एक ना फिक्स रहिए, मिक्स करके खाइए, क्योंकि सब में कुछ मतलब प्लस कुछ माइनस कंटिन्यू है। एक दाल पे नहीं हाँ, करें। दाल ना लें बल्कि अपना मिक्स लें या अलग अलग चेंज करके खाएं जो है ना। सर एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट अभी तक ऐसा कौन सा केस आपके लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल या चैलेंजिंग रहा हो जो आपने अभी तक किया है कि यार बहुत ज्यादा चैलेंज आया है उसमें? अब मतलब दोनों ग्रुप है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट का ग्रुप है और जिसमें हम लोग जनरली पेशेंट को किडनी रिलेटेड वो मैनेज करते हैं, दूसरा एक ग्रुप होता है ट्रांसप्लांट का। तो दोनों अलग अलग चैलेंजेज होते हैं। पर जनरल नेफ्रोलॉजी में अगर बात करें तो एक बड़ी कॉमन कंडीशन होती है डिलीवरी के बाद किडनी का फेल हो जाना। अच्छा। पोस्टमार्टम में क्या ही कहते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अचानक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो ये एक कॉमन कंडीशन है, बहुत कॉमन तो नहीं कहेंगे लेकिन एक कॉमन। हम लोग के यहाँ अक्सर हफ्ते में 2-4 पेशेंट ऐसे महिलाएं आ जाती हैं कि कहीं पेरिफेरी में डिलीवरी हुई, कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी होती है, भाई डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि कुछ कहीं ब्रीच हुआ, इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण किडनी बन गई। पर जनरली ऐसा कुछ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक हुआ और दूसरे दिन से किडनी काम नहीं कर रही है। समझ नहीं पाते तो लोग। हाँ, तो फिर हम लोग का ही रोल आता है नेफ्रोलॉजिस्ट के फाइंड आउट करना कि ऐसा क्या हुआ कि किडनी, तो उसको पोस्टमार्टम कॉमनली कहते हैं, पोस्टमार्टम AKI। तो उनमें जो चीजें होती हैं कि मैंने थोड़े ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं, नॉर्मल AKI बताया ना 70-80% में रिकवर कर जाता है, पर जो पोस्टमार्टम AKI होता है उनमें रिकवरी 100% नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली वो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है। ऐसे हम लोग बहुत कॉमनली पेशेंट देखते हैं कि भाई किडनी बैठी और उसको एक्यूट कार्टिकल नेक्रोसिस कहते हैं, इतनी जबरदस्त इंजरी हो गई किडनी में कि किडनी रिकवरी नहीं की उसके बाद से। तो अब सोचिए उस महिला के लिए कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसकी सजा उसको क्या मिली कि फिर वो डायलिसिस पे आ गई, उसका उसमें कहीं कोई वो नहीं है जो है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बीइंग अ डॉक्टर, ये फैमिली को समझाना, ये पेशेंट को समझा पाना और ये सब। तो जैसे आपने बताया कि चैलेंज हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि एक फीमेल ऐसी आई थी पोस्टमार्टम में AKI करके और हमारे अंडर में 45 दिन तक एडमिट रही, 45 डेज तक। और अब वो होप खो चुके थे क्योंकि इतनी बार वो सिक हुई अलग अलग कारणों से, कभी सेप्सिस हो गया, कभी रेब्डोमायोलिसिस मसल इंजरी हो गई उसको, कभी निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर पे चली गई। तो हर बार उसकी किडनी बार बार इंजर्ड होती थी, थोड़ा बहुत यूरिन आना शुरू होता था तो वो एक नया एपिसोड हो जाता था उसके लिए, तो फिर ICU में पहुंच जाती थी। बट आफ्टर 45 डेज सी अगेन स्टार्टेड पासिंग यूरिन एंड एट दिस टाइम, ये 2-3 साल पहले की बात है, कि अभी उसका क्रिएटिनिन मतलब 1.52 के बीच में रहता है एंड सी इज फुल्ली नॉर्मल। ठीक है, हाँ। तो उस कंडीशन में हम लोग भी होप रहे कि अब इसकी किडनी, हमने फैमिली को बता दिया था कि अब चांसेस नहीं है, अब ये डायलिसिस पे ही जाएगी, बट नेचर इज ऑलवेज फर्स्ट। उसमें हाँ 45 दिन बाद भी उसको यूरिन आना शुरू हुआ, किडनी रिकवर हो गई, डायलिसिस बंद हो गई। हम लोग सोचे थे कहीं उसका क्रिएटिनिन हायर साइड पे रुकेगा, पर वो आ गया अभी 2 के अंदर आ गया। तो अब मतलब काफी वो सेफ हो गई इस मामले में। और इस तरह की इंजरी जब एक बार ठीक हो जाती है तो फर्दर, क्योंकि कोई ऐसी इंजरी नहीं जो बराबर किडनी को नॉक कर रही है, जो हुआ वो हो गया, खत्म हो गया, तो वहीं पे चीजें रुकी रहती हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि कोई फर्दर इंजरी डायबिटीज के कारण, हाइपरटेंशन के कारण, किसी दवा के कारण न हो, तो वो किडनी काम करती है अच्छे तरह। सर प्रेगनेंसी में एक टेस्ट होता है जो बच्चों के ऑर्गन्स को चेक करते हैं, तो किडनी का भी उसमें ऐसा क्या हो सकता है कि अगर कोई ऐसा लगे कि हाँ उसमें प्रॉब्लम चल रही है तो मेडिकल तो अब तो इतना एडवांस हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ही सर्जरी कर दी जाती है, बच्चा वॉर्म में है सर्जरी हो जाती है। बट दैट इज वेरी एडवांस थिंग। अपने यहाँ इंडिया में ज्यादातर केसेस में वेट करते हैं, डिलीवरी होती है, कुछ का डिलीवरी के बाद, कुछ का 2 महीने 4 महीने, जब जैसे बच्चा बड़ा होता है। ऐसा कोई अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, जल्दी थोड़ा बहुत यूरिन ट्रैक में रुकावट होना, किडनी में सूजन आना, ऐसे मिलती है प्रेगनेंसी में केसेस, तो उनको बाद में फिर उसी अनुसार जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं वो टैकल कर लेते हैं। मतलब वो जांच की जाती है। हाँ, वो तो अब लगभग सभी लोग कराते हैं। हाँ, 16 to 20 वीक में एक बार मेजर ऑर्गन इवोल्यूशन होता है कि सारे ऑर्गन ठीक हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा तो नहीं है। मतलब ये कराना चाहिए बिल्कुल सभी को, अब तो एडवांस उसमें सब लोग करा रहे हैं, सब कराते हैं। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर लोग यार नहीं, वो कहने की तो देखिए वही बात है कि जो नहीं समझता उस चीज को। अभी तो हमने ये भी सुना है कि प्रेगनेंसी के लिए गई थी, डॉक्टर उसमें HIV का टेस्ट करा रहे थे। उनके लिए कितना अनयूजुअल चीज लगता है कि भाई वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसका HIV का टेस्ट, पर मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मदर का HIV है, हेपेटाइटिस B, क्योंकि आप बच्चे को बचा सकते हो,
उसकी लाइफ को बचा सकते हो, तो कितना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक आम आदमी को लगता है यार वो तो बेवकूफ बना रहे हैं, डॉक्टर अपना बिल बना रहा है। डॉक्टर ही समझ सकते हो, समझ सकता है। ये मैंने सुना है। और गए थे प्रेगनेंसी को, बच्चा हो उसका HIV टेस्ट कर रहे हैं, सब उसका बताइए क्या जरूरत है। अच्छा HIV में क्या है कि आप बिना किसी को बताए HIV टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी तो हम लोग 100 टेस्ट करा दे, पेशेंट से जनरली कंसल्ट की जरूरत नहीं होती है। HIV क्या आपको कंसल्ट लेके कराना होता है, इसमें फैमिली भड़क जाती है। तो इसीलिए मैंने पूछा, कई लोग भैया क्या टेस्ट करा रहे हैं, फालतू, ये लोग पैसा ले रहे हैं लेते हैं। पर वो कितना मेडिकली कितना इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर समझता है कि वो कितनी प्रॉब्लम आगे जाके जनरेट कर सकता है। सर, जो बच्चे नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी है नेफ्रोलॉजिस्ट, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि डेफिनेटली जो भी इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नेफ्रोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत स्टडी की, बहुत आगे काम की भी जरूरत है इस फील्ड में, क्योंकि डायलिसिस अभी भी परफेक्ट नहीं है, ट्रांसप्लांट अभी भी परफेक्ट नहीं है, मेनी थिंग्स स्टिल टू बी डन। तो इसलिए हमें टीम की जरूरत है। तो जो भी अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली वो आगे आएँ, और अच्छा है कि इसमें काम करें। और ये जरूरी है, ये जो आपने पॉइंट कहा कि भाई क्या एडवाइस देंगे, तो एडवाइस यही है कि नेफ्रोलॉजी इज टोटली मेडिसिन। मतलब एक सुपर ब्रांच है, लेकिन ये टोटली मेडिसिन है जो है ना। पूरी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किडनी को डील कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पूरी बॉडी की नॉलेज नहीं है तो आप किडनी को, क्योंकि सारी प्रॉब्लम किडनी को इफेक्ट करती है। कुछ भी आपको होगा किडनी उसमें इफेक्ट जरूर होगी। तो इसीलिए आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेडिसिन की पढ़ाई अच्छे से करें, और जिनको मेडिसिन में इंटरेस्ट हो वही किडनी की ब्रांच में जाएं। सर, एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत में, क्या प्रेमानंद महाराज जी का। जी, तो वो बोलते हैं कि 18 से 20 साल हो गया उनकी दोनों किडनी डैमेज है। जी, जी। तो ऐसा क्या है कि ये मिरेकल है साइंस के लिए? नहीं, मिरेकल नहीं। हमारे पास भी पेशेंट है जो 16 साल 18 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, पर ये रेयर है। मिरेकल नहीं है, बट रेयर है। इंडिया में इतना लॉन्ग सर्वाइवल होना के लिए क्वालिटी ऑफ डायलिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। पर डेफिनेटली अब गुरु जी हैं, उनकी सेवा तो डेफिनेटली हायर लेवल पे होती है। कई बार हम लोग चेहरे में सूजन रहती है। मुझे थोड़ा आश्चर्य ये जरूर होता है कि मैं एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट अगर उनको डील करता तो शायद थोड़ी लुक उनकी और अच्छी कर देता मैं। अच्छा। या मुझे अपना कॉन्फिडेंस है, कभी कभी उनका चेहरा एकदम फूला रहता है। तो जरूर उस लेवल पे हो सकता है, हम नहीं जानते, उसे नहीं पता। हमें लगता है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट देख रहे होंगे उनको, वो शायद कुछ और कर सकते हैं। एज हमारी एक फीलिंग है, अदरवाइज वो करते 100% अपना देते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी लेवल की फैसिलिटी की कमी होती होगी। पर जनरली इतना स्वेलिंग रहना, इतना थोड़ा कई बार हम लोग को भी चौंकाता है, जो कि डॉक्टर है जो समझते हैं उन चीजों को, कि भाई इतना क्या रीजन है कि इतना इनको वाटर इतना रिटेन करते हैं और उसको क्यों नहीं दूर किया जाता है, चाहे और भी चीजें हैं जिससे उसको हटाया जा सकता है। खैर, ये तो अलग चीज होगी। लेकिन जो आपने कहा कि मिरेकल नहीं है, लंबी डायलिसिस के लिए आपको पेशेंट भी उतना जागरूक हो, सारा खान पान में सब कुछ ध्यान रखें। तो ज्यादातर गड़बड़ी तुम पेशेंट की तरफ से हो, कुछ भी कर लीजिए वो अपना ही जीवन अपनाएंगे सब। अरे मरना तो है, एक दिन खा लो पी लो, तो एक दिन निपट जाते हैं सब जो। तो पेशेंट भी केयरफुल हो, डॉक्टर भी केयरफुल हो, दोनों हो। और प्लस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेस्टिनी भी हो कि डिस्पाइट ऑफ ऑल, कई बार पेशेंट बहुत केयरफुल होते हैं फिर भी नहीं सर्वाइव कर पाते। तो इन तीनों चीजों का मैच होता है, तभी जो है इतनी लंबी डायलिसिस 18 साल 20 साल हर दूसरे दिन उनका डायलिसिस होता है, और उतनी ही ताजगी के साथ बैठते हैं। हाँ, उसी एनर्जी से वो बोलते हैं। तो बिल्कुल। क्या, और जो एक वर्ड आपने यूज किया कि दोनों किडनी खराब है, देखिए डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों किडनी खराब है। क्यों, ये भी लोग कम समझते हैं। एक भी किडनी आपकी है और वो ठीक है तो आपको डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसप्लांट में भी तो हम लोग एक ही किडनी लगाते हैं। तो देने वाला भी एक किडनी पे रहता है और लेने वाला भी एक किडनी पे रहता है। तो एक किडनी पे भी आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हो। एक किडनी आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहे, तब भी आपको किसी डायलिसिस किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो 50% वो भी डैमेज है तो नहीं, अगर धूप तो बताए, अगर 50% डैमेज होगी तभी फिर आगे चीजें 50 के 80-90% तक डैमेज होगी, तभी फिर कहने का मतलब कि एक किडनी भी एक आदमी के लिए सफिशिएंट होती है। उसको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल लाइफ। हाँ, तो डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ेगी जब दोनों किडनी खराब, ठीक है, या किसी की एक ही किडनी हो वो खराब हो गई तभी डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक किडनी खराब हो और किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा सुन के। बहुत ब्रॉड साइंस है, बहुत ही वास्ट है, इस पे तो घंटों घंटों डिस्कशन हो सकता है। नहीं, काफी कंफ्यूजन दूर हुई होगी लोगों की जो सुनेंगे। बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया हम लोग को। यही कोशिश होती है कि पेशेंट उस बात को समझे और उससे उसको बेनिफिट हो। बाकी वो थ्योरी जान के क्या करेगा कि चीजें किडनी कैसे काम करती है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट। हाँ, कि पेशेंट लेवल पे क्या बेनिफिट हो सकता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।